वाई इज ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों हम सबको इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए? बीए के अलावा ज्योग्राफी में आप बीएससी भी कर सकते हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंटर रिलेटेड है बहुत से सब्जेक्ट से। मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से करियर ऑप्शंस क्या क्या पा सकते हैं आप अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो। Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing very well. Welcome to CUET Utkarsh YouTube channel. Welcome to another episode of Know Your Subjects. I hope आपको ये सारे हम जो आपके लिए बना रहे हैं सीरीज ऑफ इंटरव्यूज़ आपके डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये आपके लिए यूज़फुल साबित हो रही होंगी, इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी आप लोगों को, क्योंकि इसमें आपको आपके बेसिक नॉलेज से हटकर कुछ बहुत एक्स्ट्रा भी बताया जा रहा है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं बात कर रही हूँ ज्योग्राफी की, और उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर कमलेश सर हैं जो कि हेलो सर, वेलकम टू द शो। एंड सर, एक्चुअली ज्योग्राफी मेरे लिए बहुत ही इंटिमिडेटिंग सब्जेक्ट रहा है। मतलब मैं ये ऑनेस्टली कह रही हूँ, जब मैं पढ़ती थी, जब एसएसटी भी था तो ज्योग्राफी एसएसटी का पार्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल रहती थी साथ में, और मैं अक्सर हिस्ट्री और सिविक्स तो पढ़ ही लेती थी, पर ज्योग्राफी पे आके मैं थोड़ा सा डर जाती थी। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स की तरह ज्योग्राफी भी बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है कि कोई पढ़ा कैसे रहा है। तो अगर शायद मुझे भी आपके जैसे बहुत ही अनुभवी और बहुत ही होनहार अध्यापक मिले होते तो मैं शायद बहुत अच्छा कर लेती उसमें। लेकिन आई थिंक मैं यही बच्चों को बताना चाहती हूँ, और मेरा पहला सवाल भी आपसे यही है कि आपके अकॉर्डिंग वाई इज़ ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों हम सबको इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि जब भी हम सोशल साइंस की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञानों की बात करते हैं, तो उसमें जो भूगोल विषय है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, वो अलग से एक उभर कर आता है। बिल्कुल। और इसके उभरने का जो मेन कॉज है, मेन जो अगर हम बात करें कारण है, तो उसमें एक मैं स्टेटमेंट कहना चाहूँगा जो हमारे एक फेमस ज्योग्राफर ने बोला था, कॉन्सेप्ट्स विदाउट फैक्ट्स आर एम्प्टी। बिल्कुल सही है। एंड फैक्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर नथिंग। तो जब हम इस स्टेटमेंट की गहराई में पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसे समझना चाहिए, ना कि रटना चाहिए। बिल्कुल सर, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरा, भूगोल विषय जो है, ज्योग्राफी है, उसका केवल सोशल साइंस से रिलेशन नहीं है, उसका रिलेशन नेचुरल साइंसेस से भी उतना ही रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं बात करता हूँ हमारे जियोमॉर्फोलॉजी की, जिसमें हम बात करते हैं कन्वेक्शनल करंट्स थ्योरी होगी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होगी, तब हम बात करते हैं फिजिक्स के लॉज की, फिजिक्स की पूरी हम स्टडी करते हैं। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की, जब हम बात कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी की, तो हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री। बिल्कुल। और उसके अलावा जब हम बात करते हैं ओशंस की, मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स की, देन आल्सो वी आर डिस्कसिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सर्टेन इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटेड टू साइंस। एग्जैक्टली। लेकिन जब मैं बात करता हूँ अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की, तो उससे भी भूगोल विषय में जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी डेवलप हुआ। और उसी के विद इन बहुत सारे फील्ड भी डेवलप हुए हैं, जैसे रिसोर्स ज्योग्राफी हो गया, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी हो गया, टूरिज्म ज्योग्राफी हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो भूगोल विषय है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, वो हम ये नहीं कह सकते कि ओनली सोशल साइंस का, और ना ये कह सकते कि नेचुरल साइंसेस का। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द साइंसेस। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा सर। एंड इनफैक्ट इतना अच्छे से जो आपने रिलेट करके बताया ज्योग्राफी को बाकी सारे फील्ड्स के साथ में, आई थिंक बहुत एक्सेप्शनल एग्जाम्पल रहेगा बच्चों के लिए कि देखिए, और जो आपने वो लाइन कही मैं उससे 100% एग्री करती हूँ। होता क्या है, अक्सर हम रटने की कोशिश करते हैं, शायद मैं भी इसीलिए डरती होंगी उस समय पे, और आज मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जो शायद ज्योग्राफी को लेकर थोड़े से डरते हों, क्योंकि शायद उसे रटने की कोशिश करते हों बजाय उसको समझने की। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्योग्राफी जो है सब चीज़ों से रिलेटेड है, और क्योंकि आप भी जानते हैं, आप तो पढ़ रहे हैं कि उसमें इतने सारे फिनोमिनन यूज होते हैं, कभी फिजिकल, कभी केमिकल, और जैसा कि आपने कहा कभी इकोनॉमिकल, तो हर सब्जेक्ट से वो अपने आप में रिलेटेड है। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हो गए, और ये तो बात हो गई कि क्यों ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लेकिन अब हम आप लोगों के पते की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से करियर ऑप्शंस क्या क्या पा सकते हैं आप अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो सर क्या है बच्चों के पास में ऑप्शंस? बेसिकली देखिए, हम और आप जो इनको बता रहे हैं वो तो काफ़ी अच्छा
पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन फिलहाल अगर हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, मेरे ख्याल से अभी हर बच्चे के दिमाग में यही चल रहा होगा कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी मई में, और ये चाहते होंगे ये जानना कि क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं इनके बाद पास। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सबसे पहले मैं आरंभ करना चाहूँगा यूपीएससी, जो प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसको सबसे वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में उसको इंक्लूड किया जाता है। बिल्कुल। तो जब आप देखेंगे लगभग 1000 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं एवरी ईयर थ्रू दिस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, ऑफ कोर्स, और वो भारत के अलग अलग संस्थानों को सुशोभित करते हैं, अलग अलग पदों पर जाते हैं। हाँ। तो उसमें अगर मैं भूगोल विषय के योगदान की बात करूँ, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के कंट्रीब्यूशन की बात करूँ, तो अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो पिछले अगर आप 10 वर्षों का भी अगर आप डेटा देखें, तो ऐसे कैंडिडेट जिनका ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा, उनका सक्सेस रेट इन, अगर हम टोटल 1000 कैंडिडेट्स की बात करें तो उसमें 8 से 10% है। वाओ। तो अगर आप यूपीएससी से ही अगर हम शुरुआत करें तो आपको पता चलेगा कि कितना डिमांडिंग सब्जेक्ट, और सबसे ज्यादा जो आईआईटी बैकग्राउंड से जो कैंडिडेट्स आते हैं, आईआईएम बैकग्राउंड से जो कैंडिडेट्स आते हैं, या फिर मैं कहूँ साइंस बैकग्राउंड से जो कैंडिडेट्स आते हैं, वो खुद अगर वो केमिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हैं, फिजिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते, तो वो ये देखते हैं कि सोशल साइंसेज में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो उनके लॉजिक पे खरा उतर रहा है, जिसमें उनको रटने की जरूरत नहीं है, जिसमें उनको समझना है, और कहीं से कहीं ना कहीं वो साइंस से रिलेट रख रहा है। तब मैक्सिमम आप रिपोर्ट्स उठा के देखिए, भले वो यूपीएससी की हो या अदर इंस्टीट्यूशंस की हो, वो सब ये कहते हैं कि द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट to crack UPSC is none other than geography. Absolutely, wow. बिल्कुल। तो ये जो डेटा है वो मैं इसीलिए बच्चों को बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो श्रोता है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर वो इस सब्जेक्ट को लेते हैं तो नॉट ओनली वो एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे जो मेजर पार्ट रहता है विद इन दिस एग्जामिनेशन, उसके अलावा जो डोमेन सब्जेक्ट के तौर पे, ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे वो भी क्रैक कर पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आपने देखा होगा मालदीव और भारत के बीच में जो राजनीतिक टेंशन भी बड़ी देशों के मध्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब किसी से पूछा जाता है कि मालदीव भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों, तो सभी के दिमाग में 2-3 चीजें आती कि हो सकता है मालदीव रिसोर्सेज दे रहा हो सकता है मालदीव ट्रेड को बढ़ावा दे रहा हो, लेकिन जब मैं ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मालदीव इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ओके। और Maldives is located just south of India, and due to this location, Maldives is very very important for a country like India. अगर इंडिया मालदीव को हेल्प नहीं करेगा इन इट्स डिफेंस, इन इट्स इकोनॉमी, देन मालदीव विल टेक हेल्प और असिस्टेंस फ्रॉम द एनिमीज ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल चाइना। So that is the part of geopolitics. Correct. Second मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, विद इन जियोग्राफी हम बात करते हैं एपिडेमोलॉजी की। एपिडेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस, एंड फ्रॉम दैट मेडिकल साइंस वी हैव डेवलप्ड मेडिकल जियोग्राफी। ओके। तो अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं मेडिकल जियोग्राफी की, तो जैसे आपने कोविड-19 देखा, बिल्कुल अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में उसका इम्पैक्ट अलग हुआ, कहीं पे डेथ ज्यादा हुई, कहीं पे ऑक्सीजन का पर्टिकुलर हो गया, कहीं पे आउटब्रेक पहले हो गया, अलग अलग रेड जोन, येलो जोन जो अलग अलग बना। उन सब की अगर आपको स्टडी करनी है, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज का एनालिसिस करना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा मेडिकल जियोग्राफी। जैसे मैम आपने बताया कि मुझे तो मलेरिया की स्टडी करनी, तो मलेरिया इज ए ट्रॉपिकल डिजीज। तो अगर आपको मलेरिया के ऊपर रिसर्च करना है तो आपको सबसे पहले ट्रॉपिकल क्लाइमेट का नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये तो मैं आपको 4 ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ फ्रॉम मिलिट्री साइंस। वी हैव डेवलप्ड मिलिट्री जियोग्राफी, ऑफ कोर्स, वो तो बहुत ही जरूरी है। और जैसे अभी इलेक्शंस की बात चल रही है, तो स्टडी ऑफ इलेक्शंस को हम कहते हैं सेफोलॉजी। अच्छा। और उससे हमें डेवलप किया है इलेक्टोरल जियोग्राफी। कैसे अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो इलेक्शंस को, कैंडिडेट्स को और जो वोटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके। तो अब आप देख लीजिए कि ज्योग्राफी का जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ तक। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे मैंने बताया 8 से 10% जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हुए हैं, उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी रहा है। बिल्कुल। सेकंड इंपॉर्टेंट बात अगर हम यहाँ पे करें तो आर्मी में एक एजुकेशन कॉर्प्स होता है, एड्यू कॉर्प्स। ओके।
तो उसमें भी क्या होता है, लेफ्टिनेंट बनते हैं उसमें। अच्छा। सेकंड, उसमें आपको एज ए लेक्चरर, जैसे डिफेंस स्टाफ कॉलेज हो गया पुणे में, बिल्कुल, तो इस तरीके से आपको पोस्टिंग मिलती है। तो उसमें भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के तौर पे आप वहाँ पे पोस्टिंग ले सकते हैं। ओके, बिल्कुल, तो वो भी एक ऑप्शन है कि आप बिल्कुल डिफेंस है। फोर्सेज में जा सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी इन मिलिट्री ज्योग्राफी और मिलिट्री साइंस। बिल्कुल, अगर आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड है, डिफरेंट एरियाज के मेडिकल साइंसेज उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया। बिल्कुल। उसके अलावा जो CUET के थ्रू जो सबसे बड़ा हमारा टारगेट रहता है, और जैसा भी हम लोग बहुत बार डिस्कस भी करते हैं, वन नेशन वन एग्जामिनेशन, ये उभर कर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो इंडिया के जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसमें आप BA ऑनर्स कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते और हैं। BA ऑनर्स कोर्सेज में मैंने जितने भी ये जो सब फील्ड्स बताए उनके आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, उनका आप अध्ययन करके अपने स्टडी को, अपने अध्ययन को मल्टी डायमेंशनल भी बना सकते हैं। बिल्कुल सर। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि BA के अलावा बहुत सारे बच्चों को आई थिंक पता होगा कि नहीं होगा, BA के अलावा ज्योग्राफी में आप BSc भी कर सकते हैं। करेक्ट। मैं अपने राजस्थान की बात करता हूँ, वनस्थली विद्यापीठ जी। तो जब आप वनस्थली विद्यापीठ की वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बारे में सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा कि दे आर ऑफरिंग BSc ज्योग्राफी। BSc ज्योग्राफी। अगर आप साउथ में बेंगलोर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, दे आर ऑफरिंग BSc ज्योग्राफी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब BA के अलावा जो BSc का ऑप्शन है वो भी आपके पास उतना ही अवेलेबल है। ये बात कईयों को नहीं भी पता होती है। एक्चुअली BSc सुनकर, आप बैचलर ऑफ साइंस सुन के, अक्सर क्या होता है, ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। ऐसे बहुत से मिसकंसेप्शंस होते हैं वैसे हम लोगों को, कि क्या है कि ये सिर्फ साइंस के बच्चे ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जैसे कि सर ने अभी कुछ देर पहले बताया था, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंटर रिलेटेड है बहुत से सब्जेक्ट से। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं जिनमें साइंटिफिक एलिमेंट्स आते हैं, उनमें आप डेफिनेटली BSc कर सकते हैं। आप लोग रिसर्च कीजिएगा, BSc आप बहुत से अलग अलग बैकग्राउंड, बहुत से अलग अलग आपका डोमेन लेके कर सकते हैं। थैंक यू ये बताने के लिए सर बच्चों को। बिल्कुल, और इसके साथ ही मैम जैसे बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट होता है सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज में, GPS में, GIS, रिमोट सेंसिंग में, एब्सोल्युटली। तो जो ज्योग्राफी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर BSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स। बिल्कुल, और आजकल तो ये बहुत बूम पे है, GPS वगैरह बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। जो आने वाली जैसे AI इंडस्ट्री हो गई, मशीन लर्निंग हो गया, तो उसके साथ जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, GPS, GIS है, बिल्कुल, तो वो बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री के तौर पे उभर बिल्कुल, और बहुत यूजफुल भी है। मतलब कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से इस टेक्नोलॉजी ने जितना हेल्प किया है, आई मीन AI ऑब्वियसली बहुत सी और दूसरी जगहों पे हेल्प कर रहा है, चैट GPT वगैरह के फॉर्म में, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, जैसे मैं तो ट्रैवल ही नहीं कर सकती बिना GPS के, अगर मुझे अकेले भेज दिया जाएगा। तो उसमें जो हम बात करते हैं कार्टोग्राफर्स, जो मानचित्र वेता होते हैं, तो उनका जो बैकग्राउंड होता है वो मेनली ज्योग्राफी से होता है। अगर आप इसरो के डिपार्टमेंट में देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पे ज्योग्राफी बैकग्राउंड के कैंडिडेट ही फिट हो सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट, और एक बार आपने, मुझे मैम पता है, आपने अपने एक डिस्कशन में बहुत ही अच्छी बात बोली थी, और जैसा आप बोलते रहते हैं बच्चों के इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जो यूजीसी तो नेट करवाता है, हाँ जी एक सर, CSIR का भी नेट होता है, बिल्कुल, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बिल्कुल सर। और उसमें आपने एक बात कही थी अर्थ साइंस। अब देखिए, अर्थ साइंस की जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि ओनली साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें MA ज्योग्राफी जिन्होंने किया, दे आर आल्सो अलाउड। तो आप देखिए CSIR जैसा जो प्रेस्टिजियस संस्थान है वो भी ज्योग्राफी को इतना वेटेज दे रहा है। बिल्कुल सर, और थैंक यू, आपने मुझे भी एक्चुअली ये एक्स्ट्रा नॉलेज दी। मैंने ज़्यादा रिसर्च फिजिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस पे की थी, बिकॉज वही मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं। बट देखिए, अर्थ साइंस में आप कर सकते हैं MA, अगर आपने ज्योग्राफी में किया है तो जैसा कि सर ने बताया, तो आप UGC नेट तो दे ही सकते हैं, साथ में आप CSIR नेट भी टारगेट कर सकते हैं, विच एवर। और देखिए, CSIR नेट में सेकंड पेपर नहीं होता है, वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को तो आप लोग उसे टारगेट कर सकते हैं। थैंक यू सर, इतने सारे करियर ऑप्शंस बताने के लिए बच्चों को। एंड इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आप लोग भी प्लीज़ रिसर्च करते रहिए, आपके पास में और भी बहुत कुछ अवेलेबल होता है। तो आप लोग भी, जैसा कि आपने ये जाना है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो अपने लेवल पे भी आप लोग रिसर्च ज़रूर करते रहिए कि आप और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो ये तो हो गई बात करियर ऑप्शंस की। अब हम इनको ये भी बता देते हैं कि अगर इनका डोमेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो फिलहाल जो इनका सबसे पहला पड़ाव है, जिनको इसे बिल्कुल जैसे इनको पार करना है और आने ही वाला है, तो कैसे वो करें, क्या स्ट्रैटेजी रहे, क्योंकि अब टाइम भी बहुत लंबा नहीं बचा है इन लोगों के पास। नहीं मैम, आपने एकदम सटीक क्वेश्चन किया, और ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जानने की जरूरत है कि सबसे पहला पॉइंट जिससे हमने अपनी बातचीत स्टार्ट करी थी कि ज्योग्राफी को समझना है, रटना नहीं। बिल्कुल सर, पहला महत्वपूर्ण बिंदु।
सेकंड जो स्टिक टू एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं उनके बेसिस पे कॉम्पिटेंसी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज कितनी है, उसको आप जितना ज्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जैसा मैं बताना चाहूंगा हमारा आक्रमण बैच चल रहा है, बिल्कुल सीयूटी प्लस जो बोर्ड है, हाँ, उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन चल रहा है, बिल्कुल, और आने वाले समय में जो सीयूटी उत्कर्ष वो और भी नवीनतम नवाचार करने, ऑफ कोर्स, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक ही चैप्टर के कम से कम बच्चों को 200 से 300 ऐसे प्रोबेबल क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिससे बच्चा जब उन क्वेश्चंस को करे तब उसको लगे कि ओके ईच एंड एवरी डायमेंशन वेदर इट इज रिलेटेड टू रीजन एंड असर्शन हो गया, उसके अलावा भले वो केस स्टडी बेस्ड हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड हो गया, प्रिडिक्शन के बेसिस पे हो गया, या फिर उस थ्योरी की एप्लीकेशन क्या है इन रिलेशन विद द रिसेंट पॉलिसी लॉन्च बाय एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स, तो उन सबको मिला के हम इस तरीके से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक तो एनसीईआरटी तो पढ़ना है, लेकिन साथ में ऐसे हाई क्वालिटी के जो एमसीक्यूज हैं वो भी साथ में क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल करनी है। और उसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है वो ये रहता है कि हम कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे से इंटर रिलेट करें, ऑफ कोर्स, और ये सब तभी हो सकता है जब ये कंसेप्चुअल स्टडी करें एक्चुअली, तो कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है वो होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल होना। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपसे सीयूटी में क्वेश्चन पूछ लिया, पचपदरा ऑयल रिफाइनरी, अब पचपदरा ऑयल रिफाइनरी इज कंट्रीब्यूटिंग इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, ओके, अब इससे रिलेटेड अब बच्चे को लगा कि हमारे एनसीईआरटी में तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही नहीं, जब आप सेकेंडरी एक्टिविटी चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ओके, और एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में एक लीडर इंडस्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल पचपदरा ऑयल रिफाइनरी, अच्छा, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीडर इंडस्ट्री उसके आसपास ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, अच्छा, और उससे उस एरिया का रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। अब आपसे अगर सीयूटी में क्वेश्चन पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और उसमें ऑप्शन है पचपदरा ऑयल रिफाइनरी, तो फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल, और इसका मतलब मैम ने जैसा बोला कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, और साथ में डे टू डे जो करंट अफेयर्स में नए नए प्लेसेस आ रही हैं, कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, उससे आप कैसे कनेक्ट कर, बिल्कुल, तो जो क्वेश्चन पूछा गया अगर आप उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए जाएंगे वो बहुत ही डायरेक्ट नहीं होकर थोड़ा सा आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करेंगे, जैसा कि सर ने अभी एग्जांपल दिया आपको, बिल्कुल, तो इनको एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी, तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, हाई क्वालिटी एमसीक्यू, बिल्कुल, और जो ट्रेडिशनल एमसीक्यू है उनसे हटके सीयूटी का एग्जामिनेशन होता है, जो आपके लॉजिक रैशनैलिटी को पूरा का पूरा चेक कर, बिल्कुल सर। उसके अलावा जो आपकी मैप की प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है, मैप्स हो गए, डेटा हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, उनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जरूरत है कि हम कॉन्सेप्ट को तो पढ़ें, लेकिन साथ में उसको रिलेट करें डेटा के साथ, मैप के साथ, लोकेशंस के साथ, जिससे ओवरऑल इंटीग्रेटिव हमारी स्टडी हो पाए, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, बिल्कुल, तो वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इस सब्जेक्ट में 100 में से 100 जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स है उसको आप स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल सर। और ये बात आप लोगों को वैसे सबने कही है, जो सर ने भी कही है, ये एक पॉइंट को आपको बहुत ध्यान रखना है, जो भी बच्चा इसे देख रहा है, कि देखिए एनसीईआरटी बेस्ड, और वो भी सिर्फ एनसीईआरटी ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, जो हम जनरली करते हैं कि भाई वो तो सभी करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तो सब रट लेंगे, लेकिन जैसा सर ने बताया कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ उसे करिए, एंड ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज करते रहिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिए, एंड जुड़े रहिए सीयूईटी से, उत्कर्ष से, बिकॉज हम लोग भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सारे हाई क्वालिटी क्वेश्चंस लेके आते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया और इतने हम लोगों को विद्यार्थियों तक पहुंचाया सब्जेक्ट के माध्यम से, बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू आपको भी सर कि आपने इतनी अच्छी रिसर्च करके बच्चों को इतना अच्छे वे में गाइड किया है। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है आज मैंने कितनी नॉलेज गेन कर ली है। सो थैंक यू अगैन फॉर दैट। एंड आप भी जुड़े रहिए सीयूईटी उत्कर्ष से, बिकॉज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे हर डोमेन सब्जेक्ट की क्लैरिटी। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा आने वाला है, और प्रिपेयर करते रहिए अपने सीयूईटी के लिए। कम टाइम बचा है, तो प्लीज कीप हसलिंग and keep preparing. All the best to all of you, and thank you so much. Thank you.